रेडियो सिटी 91.1 से मैं हूं पलक एंड इट्स माय एस्टीम प्लेजर एंड ऑनर टू इंट्रोड्यूस यू डॉक्टर जतिन शाह जो इतने महान और इतने बड़े और इतने अमेजिंग और इतने क्यूट डॉक्टर हैं जो सालों से लड़कियों के लिए हेल्प कर रहे हैं जो इनफर्टिलिटी और कहीं ना कहीं अपने दुख से जूझ रही थी इनको कि जिसको माँ बनना था माँ नहीं बन पा रही थी एंड ही जस्ट स्वीप्स इन और मैजिशियन की तरह वो सारा काम करते थे। पर्सनली आई हैव इंटरेक्टेड विद डॉक्टर जतिन मेनी अदर टाइम्स ऑल्सो। He's been a go-to celebrity doctor, चाहे वो शाहरुख खान हो, करण जौहर हो, n number of politician doctors, everyone comes to you. डॉक्टर जतिन, कैसे हैं आप? हाय पलक, सो ग्रेट टू कनेक्ट विथ यू वंस अगेन। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, फर्स्ट क्लास एकदम। हाउ हैव यू बीन? बिल्कुल बढ़िया। अभी भी आई एम श्योर आपके क्लिनिक में इतनी जो लाइन लगी होगी लेडीज की, सबको आप पॉज बटन दबा के यहाँ पे आए हो हमसे बात करने के लिए। या ग्रेट। टेल मी। डॉक्टर जतिन, ऑफ कोर्स वी हैव टू टॉक अबाउट फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी, बट कहीं ना कहीं व्हेन इट कम्स टू बच्चा होना सारा सारा जिम्मेदारी औरतों पे आती है। मर्द कितने रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए और क्या केसेस आप देख रहे हैं अपने क्लिनिक में? हाँ, सो पहले काफी सारे लोगों को ऐसे लगता था कि इट्स ओनली द फीमेल पार्टनर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट कंसीविंग एंड ऑल दैट। बट हम्म। अभी जब से मैंने तो प्रैक्टिस स्टार्ट की है, 35 साल हो गए, हमने देखा है कि मेल इनफर्टिलिटी कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 40 to 50%, यानी मोरलेस इक्वली है। वाह। यानी हाँ, बिकॉज ऑलमोस्ट 20% कपल्स में तो दोनों फैक्टर रहते हैं, मेल फैक्टर एंड फीमेल फैक्टर। सो जनरली इट इज एडवाइज के वेन एवर इनफर्टाइल कपल हमारे पास आता है तो सबसे पहले टेस्ट हम फीमेल पे नहीं करते, हमको फर्स्ट टेस्ट मेल पे करनी है। तो सबसे इजी टेस्ट, सबसे फर्स्ट टेस्ट होती है सीमेन एनालिसिस, और हाँ, वहाँ पे अगर क्लियर हो गया तो फिर आगे फीमेल पार्टनर के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होते हैं। तो मेल एब्सोल्युटली। infertility is very common, but it has often been under the carpet and not easily accepted. There is often a वो taboo associated with it, problems थे, but अभी people are opening up more and more. Everybody knows कि fertility is a joint venture. It's a couple treatment and not just a single person who is responsible or not capable of having a baby and so on. So now there is a very good amount of awareness for male infertility थैंक्स as टू well. डॉक्टर्स लाइक यू देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, बट अगर मर्दों की जैसे औरतों की एज पे तो हमेशा बोला जाता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग, बट मर्दों की एज कितना फैक्टर करती है या फिर वो 50 60 70 कभी भी बच्चे करें कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, तो ऐसे लग रहा था सब लोगों को until about 5 years ago, क्योंकि यूरोप में काफ़ी रिसर्च हो रहा है, बिकॉज देयर इट इज़ वेरी कॉमन फॉर अ 60-year-old मैन टू हैव अ सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, एंड हैव चिल्ड्रन एट 60 70। वी जस्ट हर्ड दैट एल पचिनो हैड हाँ। his fourth child at 84 just about 2 3 weeks ago. So एंड it's रॉबर्ट very डिनिरो common in आल्सो the हैड West. अ स्मॉल बेबी कुछ टाइम पहले। Yeah. So we hear of all these things all over happening, but now there is research, that even above the age of 45, if the man is above the age of 45 when he fathers a child, there is possibility of some things happening in the baby, which may not be ओके। diagnosed immediately at birth. So it's not to send a wrong message, it's just about 2%, 3%, but the risk is little higher than someone who is very, very young. So it's important to have children at the right time, not only from the point of view of, future autism or something happening in the kid, if say the father is 55, 60 or more than that. But it's very important also that the younger the man is, the healthier the baby is. And बट now luckily, India has come out with a law. So we now have a law that we cannot treat women जो 50 के ऊपर है, and we cannot treat men जो 55 के ऊपर है. So रियली? इन अ या सो अब जो नए लॉज आए जो 2022 में, उसमें अब एज लिमिट्स रखी गई है, ताकि जो पहले हम पेपर में पढ़ते थे कि 72 ईयर ओल्ड, 84 ईयर ओल्ड किसी को भी प्रेग्नेंट कर सकते थे, वो अब सब ना हो। बिकॉज अब चाइल्ड के बारे में भी सोचना है, कि अगर पेरेंट्स 72 73 है तो चाइल्ड कब तक वो बड़ा कर पाएंगे, और किस उम्र में वो ऑर्फन हो जाएगा तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सो क्वालिटी ऑफ एग एंड स्पर्म आल्सो लाइक डिफर करते हैं, फालतू में बच्चे को बाद में प्रॉब्लम्स हो। तो करेक्ट। इट्स आई थिंक इट्स अ गुड रूल। बट कितना ऑफ मेल इनफर्टिलिटी फर्टिलिटी इज लिंक टू फैक्टर्स लाइक लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, सिगरेट एंड एनवायरमेंटल एक्सपोजर? आजकल हम प्लास्टिक एक्सपोजर और पोल्यूशन एक्सपोजर की इतनी बात कर रहे हैं, लाइक एयर पोल्यूशन। Yeah. So, there are very interesting studies. WHO ने जो studies की है उसमें they have proved now that over the years sperm counts have been reducing. So over the last 100 years there have been reduction in sperm counts. Initially we used to think कि 60 million per ml of sperms is normal. फिर ओके। वो हो गया 20 million per ml. अब लग रहा है कि 16 million per ml भी शायद नॉर्मल है. So we know that the normal counts are generally reducing. और आपने जैसे करेक्टली कहा, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है। पहले लगता था कि अनलेडेड फ्यूल वर्सेस लेडेड फ्यूल, अब पता है कि दोनों से ही होता है। फिर देर आर एंडोक्राइन डिसरप्टर केमिकल्स जो हमारे स्पेशली प्लास्टिक्स में होते हैं।
थैलेट्स होते हैं प्लास्टिक्स में, सो जो प्लास्टिक्स के एंड प्रोडक्ट्स है, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स है, उन सभी से अगर वो सॉइल में जाते हैं तो वही सॉइल फिर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वो सब मिला के जो घर का खाना है उसमें भी देर आर एंडोक्राइन डिसरप्टर केमिकल्स एंड हाँ, प्लास्टिक एंड डेरिवेटिव्स, थैलेट्स जो बोलते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट पे काफी प्रॉब्लम आता है। एंड इट इज सरप्राइजिंग, ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल इज ऑलवेज टू बी ब्लेम्ड के चलो एक्सेसिव स्मोकिंग, वेपिंग, ई सिगरेट्स, टू मच ऑफ ड्रिंकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज, जंक फूड, आजकल कॉर्पोरेट कल्चर, लाइफ, ट्रैवलिंग ऑल द टाइम, ईटिंग एवरीवेयर आउटसाइड, सो ऑल दीज थिंग्स डू कंट्रीब्यूट, बट वी ऑल्सो नो के 50-60% मेल्स जिसका स्पर्म काउंट्स आर लेस या मोटिलिटी इज लेस may not be doing any of those things, and yet they and are still, suffering from the problem. yeah, Where definitely. plastics, fertilizers, pesticides, chemicals, ये सब जो घर के खाने में आते हैं उस पे ध्यान देना पड़ता है, that is why plastics are banned, and so many good steps which the government takes, but indirectly all of those contribute to these problems. बट स्क्रीनिंग किस प्रकार की हो रही है, डायग्नोसिंग वगैरह, टू सपोर्ट मेल इनफर्टिलिटी? बिकॉज वो भी अगर जल्दी डायग्नोस हो जाए तो बहुत सारी औरतें जो इस एगनी में रहते हैं कि मुझ में कमी है, मुझ में कमी है, उससे भी वो बचेंगे। नहीं, आज सुबह की ही बात है, मेरे पास एक कपल आया और उन्होंने दे वर ट्राइंग फॉर लास्ट 3 इयर्स, और अच्छा। पहले 2 साल तक हस्बैंड का टेस्ट ही नहीं हुआ था। सो वाइफ की कितनी सारी ट्रीटमेंट्स हो गई, एचएसजी हो गई, उसकी लेप्रोस्कोपी भी हो गई, फिर ओ, फॉलिकुलर स्टडीज हो गई, उनको टाइम्ड इंटरकोर्स के बारे में बताया गया, सब कुछ हो गया। और फिर जाके एक नए डॉक्टर के पास गए जिन्होंने कहा कि अब सीमेन एनालिसिस तो करा लो, और तब पता चला कि जीरो स्पर्म काउंट है। सो इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया, 2 साल ऐसे ही वेस्ट हो गए, और बेचारी वाइफ पे प्रोसीजर हो रहा है व्हेन एक्चुअली स्पर्म्स है ही नहीं। सो इसलिए मैंने एकदम आउटसेट में ही कहा कि सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जो किसी भी कपल के लिए करनी है इज ऑन द परमानेंट। मैन एंड नॉट ऑन द फीमेल। और जबकि औरतों के टेस्ट तो मतलब आई हैव आल्सो बीन, इन्वेजिव रहते हैं, इन्वेजिव इन्वेसिव रहते रहते हैं। हैं, पेनफुल रहते हैं, Correct. कॉस्टलियर रहते हैं, बट मेल Yes. टेस्ट तो इजीएस्ट ये टेस्ट जैसे है। बॉटल लेना है और सीधा लैब में दे देना है, बस दैट्स इट। एब्सोल्युटली इजीएस्ट। बट आज सुबह ही मैं देख रही थी डॉक्टर के, एक फ्लोरिडा के आदमी ने ऑपरेट किया एक अफ्रीका के आदमी पे थ्रू सम रोबोट्स और व्हाटएवर। सो एआई वगैरह अब हर फील्ड में इतना आगे आ गया है। सो हाउ हैज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीन एडेड टू सॉल्विंग इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स या डायग्नोसिस इसका? नहीं, उसकी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस तो आएंगे। अभी हमारी यूरोपियन कांग्रेस अभी इस वक्त चल रही है पेरिस में, आज की तारीख में जब मैं बोल रहा हूँ तब, और हर हर कॉन्फ्रेंस में अभी एक या आधा दिन पूरा एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज और नई डेवलपमेंट्स पे ही होता है। सो वेयर वी आर एक्सपेक्टिंग कि एआई विल रियली हेल्प मेल इनफर्टिलिटी द्वारा इज, हम लोग आजकल सीमेन एनालिसिस पहले मैन्युअली होता था लेबोरेटरी में, माइक्रोस्कोप अच्छा। में टेक्नीशियन देख के जस्ट काउंटिंग चेंबर लेके बैठ जाते थे। अब ये थोड़ा कंप्यूटराइज होने लगा, फिर वी गॉट कंप्यूटराइज असिस्टेड सीमेन एनालिसिस, कासा जो बोलते हैं, वो 15-20 साल पहले आ गया, हम लोग सब अभी कासा करते थे। नाउ देर आर गोइंग टू बी एआई बेस्ड सीमेन एनालिसिस सिस्टम्स, ऑटोमेटेड एनालिसिस, जहाँ पे स्पर्म की मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा डिटेल में देखी जाएगी। फिर देर इज अनदर कंपोनेंट जिसको स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, अगर स्पर्म काउंट्स बहुत कम है और समझो आईवीएफ भी फेल होता है 1-2 बार, तो और डिटेल्ड एनालिसिस की ज़रूरत है कि स्पर्म का डीएनए सही है कि नहीं। तो उसके लिए भी अब एआई बेस्ड एनालाइजर्स मार्केट में मिलने लगे हैं। सो लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग, बट मेन हम जिस चीज़ की वेट कर रहे हैं, हम आईवीएफ वाज इन 1978, जब पहली बार बॉडी से एग निकाल के स्पर्म लेके बच्चा बनाया गया, बट तभी भी मेल इनफर्टिलिटी के लिए कुछ नहीं था। तो तभी अच्छा। भी मेल इनफर्टिलिटी तो सब फेल ही हो जाते थे आईवीएफ में, क्योंकि एग्स फर्टिलाइज नहीं होते थे, एग का शेल बहुत हार्ड रहता है। तो 1992 में इक्सी नाम की ट्रीटमेंट आ गई। इक्सी यानी आपको सिर्फ एक स्पर्म की जरूरत है एक बच्चा तैयार करने के लिए। तो उसमें हम लोग एक नीडल में एक स्पर्म उठाते हैं और डायरेक्ट एग के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो मेल इनफर्टिलिटी 80% जैसा सॉल्व हो गया। बट 20% अभी भी फेल हो रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा स्पर्म बेस्ट है सिलेक्शन के लिए। तो अब जो एआई बेस्ड आ रहे हैं कि वी आर गेटिंग सेल सॉर्टर्स, तो लेबोरेटरी में हम लोग सेल सॉर्टर्स, माइक्रोफ्लूइडिक चिप्स, ये वो सब टेक्निक्स होती है जहाँ पे हम लोग गुड डीएनए बैड डीएनए स्पर्म सेपरेट कर सकते हैं, और वी वाह। डू अ वेरी गुड डिटेल्ड सिलेक्शन ऑफ द स्पर्म। और शायद अब एआई बेस्ड ये भी मशीन्स आएंगे कि जिसमें हमें डीएनए इंटेग्रिटी ऑफ द स्पर्म पता चल जाएगी सिर्फ स्पर्म को देख के, बिना कोई केमिकल अप्लाई किए हुए। क्योंकि अभी तक क्या था कि केमिकल अप्लाई करके मालूम पड़ता था कि कौन सा स्पर्म अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है, लेकिन समझ। केमिकल लगा के फिर वो स्पर्म यूज नहीं कर सकते हम आईवीएफ के लिए। तो अब एआई बेस्ड एल्गोरिथम्स जो है वो सिर्फ इंस्पेक्ट करके
बता देगा कि ये वाला स्पर्म सबसे बेस्ट है, इसको वाह। उठा के इंजेक्ट करना है, तो शायद सक्सेस रेट्स इक्सी की भी बढ़ जाएगी फ्यूचर में। वाह। अभी ये सब डेवलपमेंट में है, राइट नाउ इट इज नॉट येट 100% इन एप्लीकेशन, बट वेरी वेरी एक्साइटिंग कि शायद 5 years डाउन द ड्रेन सक्सेस रेट्स डाउन द लाइन, सक्सेस रेट्स और बढ़ जाएंगे आईवीएफ इक्सी दैट्स प्रोसीजर। वेरी प्रॉमिसिंग एंड दैट्स वेरी वेरी ब्रिलियंट। इसीलिए आई थिंक बहुत क्रूशियल है कैंपेन्स लेट्स टॉक अबाउट हिम के बारे में बात करना, ताकि लोगों का माइंडसेट चेंज हो। आप तो अपने क्लिनिक में इतने लोग देखते हैं, क्या कभी ऐसे रेजिस्टेंस आपको लगता है कि कोई मेल में होता है कि मैं क्यों अपना चेकअप कराऊं, मेरे में तो सब ठीक है? हाँ, वो 25-30 साल पहले की बात है। आजकल एटलीस्ट सिटीज में तो दे सब गूगल पे पढ़ के ही आते हैं कि मेल का भी हो सकता है, फीमेल का भी होता है, सीमेंट टेस्ट करना है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन चेक करना है, फिर अगर प्रॉब्लम है तो इक्सी है। सो कपल्स आर वेरी वेरी अवेयर। जेनजी तो आपको पता है, उनको तो दे नो मोर देन मी ऑल्सो समटाइम्स अबाउट व्हाट ट्रीटमेंट आई शुड बी डूइंग फॉर देम ऑन अ लाइटर नोट। बट बट दैट इज हाउ इट इज नाउ। सो अभी वो सब टैबू वैबू वाली बात तो सिटीज में तो रही नहीं। जो भी है वो एक्सेप्ट तो करना है और मूव ऑन करना है। बट सुपरली सेड। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है जितना एआई आ रहा है, आई थिंक पीपल कैन ऑल्सो चूज लाइक व्हाट कलर आईज दे वांट फॉर देयर बेबीज एंड ऑल दैट। नहीं, वो तो बहुत दूर है। अभी वो क्रिस्पर एडिटिंग करके टेक्नोलॉजी है जिसमें जीन एडिटिंग कर सकते हैं आप। यानी कोई ओ। फॉल्टी जीन है जिससे कोई बीमारी चल रही है किसी फैमिली में, तो उस एक जीन को जाके एडिट करके रिप्लेस कर सकते हैं नॉर्मल जीन के साथ। ये सब साईफाई और नेटफ्लिक्स मूवीज में बहुत अच्छा लगता है, बट अभी रियलिटी में भी इट विल कम, बट एवरीथिंग थोड़ा विल दूर है। कम। जैसे 100 साल पहले के जॉन हक्सली करके था, उसने कहा था कि एक दिन आईवीएफ जैसी कोई चीज होगी और बच्चे लैब में बनेंगे, और सब हंस रहे थे उसके ऊपर कि तो ये इम्पॉसिबल चीज है। एंड 1978 में हो चुका वो। अब उन्होंने ये भी कहा था कि पूरा बच्चा 9 महीना बाहर लेबोरेटरी में बनेगा। तो हु नोज फ्यूचर में There वो are हो there सकता है। are being launched in Japan, or I guess नहीं, they're वो फेक एआई जनरेटेड वीडियोस है, वो मुझे मैंने देखा है, वो सारे वो हाँ। वूम्स but no, आर्टिफिशियल वो बना के वीडियो तो कर रहे हैं। फेक है, but they are saying that they're going to make an artificial हाँ, womb and all यस that. यस, दैट्स व्हाट So द रिसर्च इज ऑल गोइंग ऑन एवरीवेयर। my God, who knows what is going to happen? स्पाइडरमैन सुपरमैन सब इंडिया से निकलेंगे अब मुझे लग रहा है। लेकिन स्पाइडर सुपरमैन हर कोई आदमी अपने आप को समझना चाहता है, बट कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी की बात आती है, ईगो, वट एवर, मेल ईगो हर्ट होती है नहीं होती है। बट आप एक मैसेज अगर देना चाहे टू ऑल द यंग मैन हु आर गोइंग थ्रू इनफर्टिलिटी और दे थिंकिंग अबाउट इट, व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव? नहीं, मेन तो कि देर इज लॉट ऑफ होप एज ऑफ नाउ विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। अगर 10 मैन है जिनके स्पर्म काउंट्स खराब है, मोटिलिटी खराब है, मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, बहुत साल हो गए, आईयूआईस फेल हो चुके हैं, तो एटलीस्ट 10 में से 8 तो आईवीएफ द्वारा इक्सी की टेक्निक से प्रेगनेंसी अपनी खुद की कर सकते हैं। हम्म। 9th पेशेंट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, शायद उसकी टेस्टिस में से डायरेक्ट स्पर्म निकालेंगे, एपिडिडमिस से स्पर्म निकालेंगे, और शायद वो भी हो जाए। और शायद एक 10th वाले को डोनर स्पर्म लेना पड़े। आपने सबने विकी डोनर मूवी तो देखा हुआ है। तो वो तो फॉल बैक है ही है कि कभी ना कभी फिर अगर स्पर्म बैंक की जरूरत पड़ी तो स्पर्म बैंक से भी ले सकते हैं। बट द गुड न्यूज इज दैट 80 to 90% को अपना खुद का बायोलॉजिकल जेनेटिक ऑफस्प्रिंग हो जाएगा विद ऑल द अवेलेबल टेक्निक्स एज ऑफ टुडे। बट अभी वी नो आईवीएफ, लाइक जैसे आप लास्ट ईयर 2023 का भी यूरोपियन सक्सेस रेट्स देखोगे आईवीएफ के, तो दे आर एट 30%। इंडिया हाँ। में हम है 40-45% पे। नॉट दैट वी आर बेटर, बट हमारे पेशेंट्स 5 ईयर यंगर है। वहाँ पे आपको 28-year-old पेशेंट नहीं मिलेगा, राइट? यहाँ पे आप आएंगे किसी भी क्लिनिक में तो 28 to 34 इज अवर कॉमनेस्ट एज ग्रुप। तो ये रियली? जो यंग एज की फीमेल का हमको एडवांटेज मिलता है, दैट इज वाई सक्सेस रेट्स आर 10% बेटर देन द वेस्ट। बट सी, इवन 40% स्टिल मीन्स के 60% तो फेल होना ही है हम्म। एक साइकिल में। तो उनको तो सेकंड टाइम करना है, थर्ड टाइम करना है। तो ये मल्टीपल आईवीएफ्स करने की जो इंपॉर्टेंस है, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड बाय द पब्लिक। ऐसा नहीं करना है कि एक साइकिल की फेल हो गया, चलो दूसरे क्लिनिक में गए, दूसरी फेल हुई, तीसरे क्लिनिक में गए, तो वो काम होता नहीं है। दे हम्म। हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, दैट्स व्हाई काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई कपल आता है तो हमारी टीम पूरे उनके काउंसलिंग होती है, सबकी काउंसलिंग होती है कि क्या क्या एक्सपेक्ट करना है, नहीं करना है, कितना टाइम लग सकता है। सो ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नाइस हैप्पी जर्नी फॉर द कपल। बिल्कुल बिल्कुल, एंड इट इज अ बिग जर्नी, इट इज अप्स एंड डाउन सब है, और अगर मेल फीमेल दोनों साथ में अपनी अपनी प्रॉब्लम समझे और सोल्यूशन हो, तभी एक अच्छा आउटपुट बच्चा जो है उनके साथ में आएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर जतिन फॉर ज्वाइनिंग इन, इट वाज वंडरफुल कैचिंग अप, एंड फॉर ऑल दिस men listening out there and hearing out there, if you want to contact Dr. Jatin, he's the most fab doctor we have. एंड अदरवाइज आप जो भी शहर में हैं, जहां भी ये देख रहे हैं, प्लीज शर्माइए मत, डरिए मत, इट्स टोटली सॉल्वेबल एज डॉक्टर जतिन सेड। थैंक यू पलक, सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। थैंक यू रेडियो सिटी।